देखिए, इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं अगर आपको समझ नहीं आते तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इस लेक्चर में उनको कवर इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पार्ट है ज्योग्राफी का। वो ईएफटी का एज़ सच पार्ट नहीं है। ईएफटी का नेक्स्ट पार्ट पे आ चुके हैं तो हम लोग क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट आपके मेंस में कि ईएफटी का क्या यूज़ है एग्रीकल्चर में। उससे पहले आपको जानने होंगे कि चैलेंजेस क्या एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से हमको ईएफटी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ज़्यादा इरिगेशन करते हैं और लैंड और वाटर की प्रॉपर प्लानिंग हम लोग करते नहीं हैं। गोल क्या रखा हुआ है हम लोगों ने कि हमें 210 बिलियन टन्स फॉर सेल्फ सफिशिएंट फूड चाहिए। अप्रोच क्या नीडेड है, हमें ईएफटी की ज़रूरत है जो कि लो कॉस्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो सॉइल फर्टिलिटी को अभी के लिए और आगे के लिए फूड प्रोडक्शन बचा के रखे। आईपीएम एक सॉल्यूशन है। आईपीएम का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो प्रेफर किया जाता है बाकी केमिकल्स के ऊपर जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आईपीएम को डिफाइन करता है कि ऐसा सिस्टम जो डाइवर्स टेक्निक यूज़ करता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक इंजरी ना कर पाए। आईपीएम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमाइज करना, ना कि मैक्सिमाइज करना पेस्ट कंट्रोल को, कि बस हमें इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिलते रहें। आईपीएम के लिए टूल्स यूज़ हो सकते हैं वो है पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज। सारी वैरायटीज आती हैं पेस्ट को रेजिस्ट करती हैं और पेस्ट नहीं पड़ते। कल्चर प्रैक्टिस हो गए, फेरोमोन ट्रैप्स हो गए, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, क्वारंटीन मेजर यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये कंपोनेंट है एनपीवी न्यूक्लियोपोलिएटर वायरस और एनएसके ही नीम सीड कैमल एक्सट्रैक्ट। और है दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट कल्टीवार। कल्टीवार्स वो होते हैं जो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके करते हैं जिससे कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो रेजिस्टेंट रहें पेस्ट के अगेंस्ट। बायोलॉजी पेस्ट कंट्रोल में क्रॉप के नेचुरल एनिमीज के लिए पैरासाइट, प्रेडेटर और बायोपेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं। इसमें 3 अप्रोच यूज़ होती है इम्पोर्टेशन में करते हैं। इम्पोर्टेशन में वैरायटी को इम्पोर्ट करते हैं हम लोग अपने पास एक्सट्रा स्पेसिफिक जो पेस्ट के अगेंस्ट काम करती हैं। फिर हम लोग कंजर्व भी करते हैं, उसके बाद हमको प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जब भी पेस्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। बायो पेस्टिसाइड वो होते हैं जो कि बायोलॉजिकल ऑरिजिन के होते हैं, जिसका मतलब माइक्रोनिज्म नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए होते हैं। क्लासिफिकेशन हम करें इनकी बायो पेस्टिसाइड की तो फर्स्ट है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, जिसके अंदर माइक्रोब्स आते हैं। माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ, निमाटोड्स। ये हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए और कोई भी हानिकारक रेजिड्यू नहीं छोड़ते हैं। एग्जाम्पल इसका बीटी, बैसिलस thuringiensis, जो बीटी कॉटन वगैरह है वो इसी का पार्ट है। माइक्रोबियल में आते हैं। पेस्टिसाइड वो होते हैं जो कि प्लांट ओरिजिन से होते हैं। प्लांट ओरिजिन के अंदर सीड, फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट्स इंक्लूड होती हैं। इनके ये रिच सोर्स हैं बायोएक्टिव ऑर्गेनिक केमिकल्स के। इसमें जो प्रोमिसिंग प्लांट है वो है नीम और चाइना बेरी। जनरल बेनिफिट जो बायो पेस्टिसाइड के वो रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, कंपेटेबल है बाकी सारे पेस्ट मैनेजमेंट मेथड के साथ और इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड के अगेंस्ट। कंक्लूजन में क्या कहते हैं हम लोग बायो पेस्टिसाइड के कि ये एक इफेक्टिव और सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल मेथड है जिसका सबसे कम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रीन मैन्योर हम लोग जल्दी मैच्योर होने वाली क्रॉप को ग्रो करते हैं, फिर उसको सॉइल के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है? वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, नाइट्रोजन ऐड करता है, सॉइल इरोजन और लीचिंग को प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल है इसके सन है, भैंचा, बीरसिम, कुर्जुआ एंड काउपी। केक की बात करें तो मैन्योर के लिए यूज़ होता है कैस्टर केक, नीम केक, करंज केक। बट ग्राउंडनट केक, तिल केक, मस्टर्ड केक रिकमेंडेड नहीं होता है मैन्योर के लिए। न्यूट्रिएंट कंटेंट इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। ऑयल केक की एप्लीकेशन पाउडर फॉर्म में और सोइंग के पहले की जाती है। एनिमल ऑरिजिन के मैन्योर, इसमें ड्राइड ब्लड, मीट मील, हॉर्न और हूफ मील, फिश मैन्योर को यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज है बहुत जल्दी काम करता है और हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस का स्पेशली। इज ऑलमोस्ट ऑल की तरह यूज होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अंडर ईएफटी इन एग्रीकल्चर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें न्यूट्रिशन की काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है काउ डंग और एग्रीकल्चर वेस्ट को बढ़ा के। वर्मी कंपोस्ट के अंदर वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है न्यूट्रिएंट कंपोस्ट के अंदर। फिर हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की। माइक्रोऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि इंप्रूव करते हैं क्रॉप फील्ड का न्यूट्रिशन। इनका केमिकल फर्टिलाइजर का एडवांटेज है, हम आउटसाइड जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई लीचिंग नहीं होती और इसमें कोई वाटर यूट्रिफिकेशन नहीं होता। मतलब इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का ज़्यादा कंटेंट ना होने के कारण लीक्स पे जाके उसमें एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होती है। आगे कोई न्यूक्लिएशन की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोफिलियम, ब्रूबिन, एल्वा, वेम। राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन इसकी रूट नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट के साथ। एजिटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। अजोस्पाइरम रूट के ऊपर और रूट के अंदर ग्रो करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ब्लू ग्रीन एल्गा ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ये विटामिन और ग्रोथ सब्सटेंट को सीक्रेट करता है। अजोला, अजोला फ्लोटिंग एक्वाटिक फर्न है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्रूड ऑर्गेनिक के साथ रहती है। हाई बायोमास यील्ड करता है जो ग्रीन मेन्यू की तरह यूज किया जा सकता है। वैम का फॉर्म वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोजिया। वैम एक बेनिफिशियल एसोसिएशन प्रोवाइड करता है प्लांट रूट और फंगल पार्टनर के बीच। ये इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट अपटेक और वाटर यूटिलाइजेशन को। फॉस्फेट सॉल्बलाइजिंग सॉइल बैक्टीरिया फंगाई, ये पीएच को लोअर करता है, तो इमोबिलाइज्ड फॉस्फेट होते हैं उनको भी डिसॉल्व कर देता है। कंक्लूजन पे आते हैं हम। प्रैक्टिस सस्टेनेबल एनवायरनमेंट से अल्टरनेट देती है केमिकल फर्टिलाइजर के अगेंस्ट, एक एफिशिएंट न्यूट्रिएंट यूज को प्रोड्यूस करती है मॉडर्न एग्रो इकोसिस्टम के अंदर। ईएफटी इन एग्रीकल्चर का नेक्स्ट है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड कहते हैं एक एरिया ड्रेन होता है कॉमन वाटर सोर्स से।
ऐसे कंपोनेंट में होम, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और वाटरशेड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस लिए क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है वाटर फ्लो को, रिवर, लेक और ग्राउंड वाटर। टेक्निक्स क्या क्या है वाटरशेड डेवलप? पहली है गली प्लग। इसमें गली बना देते हैं एज अ बैरियर जो कि वर्ड्स वाले वाटर कंजर्व करती है। और मटेरियल यूज करते हैं लोकली अवेलेबल बोल्डर्स, मतलब लोकली अवेलेबल पत्थरों का हम इसमें यूज करते हैं। वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। स्मॉल डैम्स हो गए, जैसे अर्दन डैम्स हो गए, अर्दन स्ट्रक्चर्स हो गए, अंडरग्राउंड डैम बनाए जाते हैं, टिम्बर का क्रिप्स बनाए जाते हैं, ईंटों की दीवार बनाई जाती है। इसका यूज़ होता है ड्रिंकिंग में, डोमेस्टिक यूज़ में और एग्रीकल्चर में। लिफ्ट इरीगेशन की बात करते हैं, इसमें लिफ्ट किया जाता है वाटर को हायर फील्ड पर इरीगेशन के लिए। मेथड इसमें यूज़ करते हैं हम लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर, डीजल, कन्वेंस थ्रू पाइप्स। लिफ्ट इरीगेशन में हमको टेक्निकल एक्सपर्टीज जरूरत होती है इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए। लैंड लेवलिंग, इसमें सॉइल वाटर कंजर्वेशन किया जाता है लैंड को लेवल करके, बराबर करके, जिससे कि वाटर रन ऑफ वेलोसिटी कम हो जाती है, ग्राउंड वाटर टेबल वाटर इजीली सीप करता है और ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करता है। इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? टेरेसिंग, सॉइल और स्टोन बॉन्ड सेट। कंटूर बंडिंग में हम लोग अर्थन एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं कंटूर्स के अलावा। इसका बेनिफिट ये है कि वाटर फ्लो के बैरियर बनता है, रोकता है और सॉल्यूशन को रोकता है। इसका यूज एग्रीकल्चर और ट्री प्लांटेशन में होता है। है ट्री प्लांटेशन हिल स्लोप पे कंटूर ट्रेंचिंग के साथ। इसका रोल ये है कि ग्रास और ट्रेंचेस रिड्यूस करते हैं रेन ड्रॉप इम्पैक्ट को और वाटर फ्लो को। बेनिफिट देता है ये सॉइल इरोजन में और वाटर को कलेक्ट करता है ट्रेंचेस के अंदर। सरफेस इरिगेशन सिस्टम में डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है वाटर की सॉइल सरफेस के ऊपर। मेथड में आता है फ्लडिंग, चेक बेसिन, रिंग गेट बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, फरो। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम प्रॉपर लेवलिंग करनी है हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। आपको पता है स्प्रिंकलर लगे होते हैं इरिगेशन फील्ड में, जिसके थ्रू वाटर स्प्रे के रूप में फील्ड के ऊपर गिरता है। इसकी एडवांटेज है कंट्रोल रेट में जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी हाई एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है। टेबल रहता है वो सैंडीज में जो शैलो होती हैं, जिनकी टॉपोग्राफी एक जैसी नहीं होती और जिस जगह पर वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। ड्रिप इरीगेशन में स्लो एप्लीकेशन होती है वाटर की ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप रूट्स के ऊपर। इसका बेनिफिट ये है कि इसका इकोनॉमिकल वाटर यूज होता है और मिनिमल लॉस होता है। इसकी सुटेबिलिटी एरिड रीजन, ऑर्चार्ड क्रॉप्स, सैलाइन सॉइल्स में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके हम रेन वाटर कलेक्ट करते हैं स्टोरेज और फ्यूचर यूज़ के लिए। इसमें टेक्निक यूज़ होती है स्टोरेज ऑन सरफेस, जो सरफेस के ऊपर जब हम स्टोरेज करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड टैंक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, चेक डैम्स के अंदर। और एक नेक्स्ट टेक्निक है रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर, उसमें पिट, ट्रेंचेस, डगवेल, इंजेक्शन वेल, रिचार्ज शाफ्ट, लेटरल शाफ्ट विद बोरवेल्स के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेस स्टोरी, तमिलनाडु, दिल्ली में काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन हम केवल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे की गई है? स्टोरेज किया गया रेन वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में, रिवर में। आपको पता है तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपलसरी कर दिया गया है। इससे बेनिफिट क्या होता है? लोकली कंट्रोल होता है और हम इसको यूज़ करते हैं अपने ट्यूबवेल्स के साथ। फोकस हमको रखना है अपनी इंडिजीनियस जो वाटर टेक्नोलॉजी, इनको रिवाइव करना है, जो स्मॉल स्केल मैनेजमेंट सिस्टम उनको ऑपरेशन में लेके आना है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, और वाटर स्कैर्सिटी को एड्रेस करता है डाइवर्स ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर। थैंक यू सो मच।